हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। और आज हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखा है वीडियो पहले उसको देख लो, बिकॉज उसको बिना देखे आप नहीं समझ पाओगे। उसमें हमने माल्थुसियन थ्योरी को पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से। उस पूरी थ्योरी को हमने प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन किया है, उसके चार्ट्स को हमने बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुली। उसको आप अच्छे से पढ़ो, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब उसके बाद का पार्ट हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर काफी लंबा है, तो ये मैं पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके चार्ट्स वगैरह हो गए, जाके बार बार से मेमोराइज करने में आपको बहुत हेल्प हो पाएगी। एंड इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज भी है, तो वो भी मैं इवेंचुअली मैंने साइड बाय साइड ऐड किया है, तो ये हमें थोड़ा लंबा जा सकते हैं इस चैप्टर में। बट ये चैप्टर ही ऐसा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो लेट अस स्टार्ट। Another significant theory in demography is the theory of demographic transition. आप सबको याद होगा डेमोग्राफी क्या होता है, सब कुछ आए थे होप उस चार्ट में हमने रिवीजन कर लिया होगा। Another significant theory in demography is the theory of demographic transition. ये पैसेज हमें दिखा रहा है theory of demographic transition। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन स्टडी में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि ये ट्रांजिशन कैसे होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है उस पे आते हैं। पहले बात तो डेमोग्राफी क्या था आपको याद होगा, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हमने कहा था डेमोग्राफी। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशन की बात आ रही है। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कन्वर्ट होना, तो वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। दिस सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है, आप समझ रहे हो, जितनी हमारी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन का जो लेवल है ना, वो हमारे सोसाइटी का इकोनॉमिकली कितना प्रोग्रेस है उससे कनेक्टेड है। पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। यू कैन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू हाउ एडवांस्ड सोसाइटी इज इकोनॉमिकली। ठीक है, पॉपुलेशन रेट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिकली स्टेबलाइज्ड सिटी, और यू कैन से सोसाइटी, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, या एक वर्ड में लिखो तो पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कंडीशन। कि हमारा जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे काफी डिपेंड करता है। और ये भी क्लेम करता है कि सोसाइटी जो है, हर तरह की सोसाइटी एक कॉमन पैटर्न फॉलो करती है ग्रोथ का। हर जगह तो सेम ही पैटर्न है ना, बर्थ और डेथ होता है पॉपुलेशन में, ये सब चीजें होती है। तो ये जो एक पैटर्न है वो हर सोसाइटी सेम तरीके से फॉलो करती है। जो जब वो इकोनॉमिकली डेवलप करती है ना, इकोनॉमिकली अगर आप ग्रोथ हो रहा होता है तो वो सेम पैटर्न फॉलो करती है। वही पैटर्न हमें यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसी पैटर्न को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलेंगे। मैं सिखाऊंगी आपको फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। और इसकी बहुत अमेजिंग चार्ट्स बनाए हैं, जिसको आप एक बार देख लोगे तो आपको दोबारा आई थिंक रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में संग संग याद कर पाओगे। तो याद रखना, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कंडीशन। पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कंडीशन। हर सोसाइटी सेम टाइप का पैटर्न फॉलो करती है जब इकोनॉमिकली वो सोसाइटी ग्रो करती है। तीन स्टेज होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे हम तीन स्टेज पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। वी विल स्टडी थ्री स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ओवर हियर। ठीक है, हम यहाँ पे थ्री स्टेज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं। अब इस थ्री स्टेज में क्या क्या स्टेज दिखते हैं चलिए। पहला स्टेज यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके मैंने दिखाया होगा, ये स्टेज वन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैकवर्ड है, हम लोग अंडर डेवलप्ड है, हम लोग बहुत बैकवर्ड कंडीशंस को बिलोंग करते होते हैं। हमारे पास एक इकोनॉमिकली फैसिलिटी नहीं है, और तो अगर इकोनॉमिकली फैसिलिटी नहीं होगी तो बहुत चीजें इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेज ये है, दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। टेक हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पहला स्टेज। ग्रोथ रेट्स आर लो because both the death rate and the birth rate are very high, so that the difference between the two is low. Growth rates क्यों लो है, let's understand by the logic. जो पहला स्टेज है, उन्होंने कहा कि हम बहुत बैकवर्ड है। बैकवर्ड है तो ऑफकोर्स पढ़े लिखे नहीं है तभी बैकवर्ड है। ठीक है, एजुकेशन हमारी बहुत पुअर है, इलिटरेट है, इलिटरेसी फैली हुई है, तो हमें पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है, या फिर हमें कुछ भी उतनी नॉलेज नहीं है। आप देखो ना, आप खुद ही अपने घर में अपने स्टैटिस्टिक्स को देखो, हमारे जो दादा दादी थे उनसे आप पूछ लो, या अपने घर में आसपास देखो, उनके 8 9 10 11 ऐसे भाई बहन रहे होंगे, या मोर देन 7 भाई बहन रहे होंगे, वो नॉर्मल था। फिर हमारे पेरेंट्स के 3 4 भाई बहन वाला जो एक सीरीज, एक जनरेशन आया। फिर 90s किड्स का जनरेशन, जिसके 2 भाई बहन या मैक्सिमम 3 वाला चलन था, और किसी फैमिलीज में 4 भी हो सकते हैं, बट 2 3 वाला चलन था। और अब आए जेनजी। ठीक है, तो अब इनकी आप देखोगे यहाँ पे कि अब 1 किड ईच है, बिकॉज हम जैसे से एजुकेशन वाइज हम और लिटरेट होते गए, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ऑफ कोर्स बर्थ जो है हर घर में कंट्रोल पे आने लगे, बर्थ कंट्रोल की जो चीजें लोग फॉलो करने लग गए। लेकिन जब हम बैकवर्ड है तब तो कोई नॉलेज ही नहीं लोगों को, लोग बस बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो हमारा क्या है, बर्थ ज्यादा हो रहा है, बर्थ ज्यादा हो रहा है। अब देखो, हेल्थ की इतना फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं। पहले के जमाने में बच्चे कहाँ होते थे, बच्चे वगैरह घर पे हो जाते थे।
ठीक है, उतनी फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी हेल्थ की, बीमारी अगर हो गई तो उतने इलाज नहीं थे, इलाज नहीं है तो वन डे की डेथ हो ही जाएगा। फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के आज देखिए कितने इलाज है, कितने अच्छे अच्छे इलाज है, एंड बहुत आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब बैकवर्ड कंडीशन में हेल्थ भी पुअर रहेगी तो डेथ भी ज्यादा रहेंगे। तो बर्थ का भी रेट ज्यादा हो गया, डेथ का भी रेट ज्यादा हो गया, जब दोनों का रेट ही ज्यादा है तो उसके बाद क्या होगा, जब डिफरेंस निकलेगा तो ऑफकोर्स हमारा जो ग्रोथ है काफी लो आएगा। समझ में आया आपको? पहला स्टेज अगर हम बैकवर्ड में है तो हम पढ़े लिखे नहीं, तो बच्चे बेसिक कर रहे हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना है, ये इतने बच्चे हम पाल पाएंगे या नहीं पाल पाएंगे, फाइनेंशियली अच्छा है कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं। एंड सेम गोज फॉर द हेल्थ फैक्टर। हेल्थ उतना अच्छा नहीं, हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लोग हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते थे पहले। जो है घर पे कर लो, घर पे देख लो, घर में आसपास जो दाई जो होती है वो आके देख लेती थी। तो उस तरीके से चीजें होती थी। दिस वाज स्टेज वन, ठीक है। तो स्टेज वन में इसलिए पॉपुलेशन आपका जो ग्रोथ है काफी लो रहता है। अब हम सेकंड स्टेज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा थर्ड स्टेज पे जाएंगे। फर्स्ट एंड थर्ड पढ़ने के बाद हम बीच वाले स्टेज पे आएंगे। द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ लो ग्रोथ इन डेवलप्ड सोसाइटी। अब थर्ड स्टेज में भी लो ग्रोथ है, where both death, अब ये डेवलप्ड सोसाइटी, लेकिन फर्क इतना है, where both death rate and birth rate have been reduced considerably and the difference between them is again small। अब क्या हुआ, आप देखो चीजें क्या हुई। स्टेज थ्री पे आते हैं, हम डेवलप्ड हो गए हैं। पहले मैंने आपको अंडर डेवलप्ड बताया, अब हम डेवलप्ड हो गए। जब डेवलप्ड है तो हम पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़े लिखे होने से हमें लिटरेसी आ गई है। तो अब क्या है, बर्थ कम हो रहा है, बिकॉज हर घर में एक बच्चा, दो बच्चा या कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लेस बर्थ है, बर्थ का जो रेट है वो कम हो गया है। हेल्थ भी इंप्रूव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, हेल्थ की फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स काफी इंप्रूव हुए, सब कुछ अच्छा हुआ है। जब फैसिलिटी इंप्रूव हुई, बीमारियों की दवाइयां आ गई है, तो ऑफकोर्स डेथ रेट भी कम होंगे। तो यहाँ पे बर्थ भी कम हुआ, डेथ भी कम हुआ, अगेन डिफरेंस स्मॉल हो गया, तो अगेन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड में इस वजह से ग्रो हुआ था, बिकॉज पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे बेसी हो रहे हैं, मर भी बेसी रहे हैं, और जब डेवलप्ड हो गए तो पढ़ लिख ले तो बच्चे कम हो रहे हैं और डेथ भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कम हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज में। बिटवीन दीज टू स्टेजेस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज। जब यहाँ से यहाँ हम ट्रांजिशन कर रहे थे अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड में, इसके बीच का एक फेज आता है, उसे कहते हैं हम लोग डेवलपिंग फेज, जो कि इंडिया, हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, ठीक है। उसके बीच में एक फेज आता है आपका डेवलपिंग फेज। बिटवीन दीज टू स्टेजेस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड टू an advanced स्टेज, एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के बीच में ट्रांजिशनल फेज आता है, ठीक है, जहां आप लेस एडवांस्ड भी नहीं हो, जहां आप मोर एडवांस्ड भी नहीं, मतलब डेवलपिंग में आते हो, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाती है एकदम, बाकी दो स्टेज में कम है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एकदम हाई हो जाएगी। इस स्टेज को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये मार्क कर लेना कि जो सेकेंड स्टेज है, डेवलपिंग का स्टेज है, यहाँ पे ये टर्म सूट करता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Population explosion happens because death rates are brought down relatively quickly through advanced methods of disease control, public health, and better nutrition. However, it takes longer for society to adjust to change and alter its reproductive behavior, which was evolved during the period of poverty and high death rates, to suit the new situation of relative prosperity and longer lifespan। इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आप समझना, जो मैंने रीड किया मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। स्टेज टू में क्या हुआ, हेल्थ काफी इंप्रूव हुआ, डिजीज वगैरह की अगेन आपका इलाज वगैरह होने लग गया, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, सब कुछ इंप्रूव हुआ, तो डेथ रेट तो बहुत कम गया, डेथ रेट आपका कम हो गया, ठीक है, इट्स लोअर। पढ़ाई लिखाई वगैरह होने लग गई, अब हो रही है पढ़ाई लिखाई, ट्रांजिशन हो रहा है। तो अचानक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बच्चा लोग करने लग जाएंगे, सात आठ से एक में आ जाएंगे। ये एक फैमिली की एक आपने जो देखा है हुआ है, वही चीज आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो इस चेंज को अडेप्ट करने में आपको टाइम लग जाएगा। आप खुद देखो ना, वन तक का सफर हमने ऐसे नहीं तय किया, सात से आठ, उसके बाद चार पांच, उसके बाद तीन, उसके बाद अब दो दो जन था, अब सबको एक में आए, तो ऐसे रैंडमली एट से वन में नहीं आए, क्योंकि यूज टू होने में टाइम लगता है, इवॉल्व होने में टाइम लगता है, इट टेक्स इयर्स टू इवॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग इवॉल्वमेंट में या नए चेंज में यूज टू होने में जो समय लगाते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन जो है आपकी, जो बर्थ रेट है वो बहुत कम नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है पर बहुत कम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के जो बर्थ रेट है वो बहुत कम नहीं हुई और डेथ रेट काफी कम हो गई, तो इससे क्या हुआ, आपका बर्थ रेट ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये वो स्टेज है, सेकंड स्टेज, जहाँ पे पॉपुलेशन पूरा एक्सप्लोड कर गया, विद इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिकॉज लोग ज्यादा हो गए, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो हैबिट है, जैसे ये लाइन आपने देखा यहाँ पे लिखा होगा कि जो हमने एक बिहेवियर डेवलप कर लिया था, आप खुद ही देखो ना, आप छोटी सी बात के लिए घर पे किसी को कुछ समझाते हो तो लोग नहीं समझते, बिकॉज उनका 20-30 ईयर्स से उनकी दिमाग की कंडीशनिंग वैसे हुई, अब कंडीशनिंग नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आए, तो
वो नहीं चेंज कर सकते टू सूट द न्यू सिचुएशन ऑफ रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो लोग नहीं समझते कि अगर हम कम स्मॉल फैमिली रखेंगे तो हम उसे बेटर लिविंग दे पाएंगे, हमारा खुद का भी लिविंग इंप्रूव हो पाएगा एंड स्टैंडर्ड हम रेज कर पाएंगे। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड में इतनी जल्दी नहीं समझते, कहने का मतलब है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाता है, बिकॉज बर्थ रेट कम नहीं होता और डेथ रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। This kind of transition was effected in Western Europe during the late 19th and early 20th century। ऐसा जो ट्रांजिशन है, ये जो इस टाइप का ट्रांजिशन कहाँ पे इफेक्ट हुआ था, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया इस थ्योरी में। More or less similar patterns are followed in the less developed countries that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the falling mortality rate। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो भी सिमिलर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गो थ्रू कर रही है, जो ये चेंजेस है उससे गो थ्रू कर रही है, वेयर दे आर वर्किंग टू रिड्यूस बर्थ रेट्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग डेथ रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वो ट्राई कर रही है कि वो बर्थ रेट को भी रिड्यूस कर पाए, अलग अलग मेजर्स यूज कर रही है, ताकि वो जो हमारा जो डेथ रेट जो फॉल करा उसके एट पार आ सके, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो। दे आर ट्राइंग, दे आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, जो भी वो ले सकते हैं अपने अपने लेवल पे, वो दे आर डूइंग दैट। इंडिया भी उसी में लेवल में आता है, इंडिया भी डेवलपिंग में आता है। इन इंडिया टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट येट कंप्लीट एज द मोर्टालिटी rate has been reduced। mortality rate यहाँ पे कम हो चुके हैं, but the birth rate has not been brought down to same extent। इंडिया में अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, थॉट्स, बिलीव्स, और यहाँ पे रिलीजन को लेके भी सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, और जो आप नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे बर्थ रेट को कम करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो कम नहीं हो पा रहा है, डेथ रेट काफी कम होगा। तो इंडिया में भी सिमिलर सिचुएशन हमने फेस की, विच इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई होप द टॉपिक इज वेरी क्लियर, ठीक है। या पूरा इसका चार्ट देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड है। पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न क्या है, पहला स्टेज लो पॉपुलेशन ग्रोथ, सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है टेक्नोलॉजिकली, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट आपका जो है हाई है, इससे आपका नेट जो ग्रोथ है वो काफी लो है। नेक्स्ट, सोसाइटी बैकवर्ड से एडवांस आ रही, बैकवर्ड से एडवांस्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी बिकॉज डिक्लाइन हो गया डेथ रेट्स में, ठीक है। बर्थ रेट हाई रहती है इनिशियली बिकॉज सोसाइटी एडजस्ट कर रही है, अभी अभी ट्रांजिशन में है, तो वो इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है। स्टेज 3 में बर्थ और डेथ रेट दोनों कम होते हैं, तो लो पॉपुलेशन से ऑफकोर्स लो डिफरेंस निकलता है, तो वहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट स्मॉल रहता है। यहाँ पे शॉर्ट में आपको तीनों स्टेज मैंने बता दिया। वेस्टर्न यूरोप का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में सेम वेस्टर्न यूरोप में भी हुआ था, ठीक है, कि डेथ रेट तो कम हो गया था बाय द रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट्स फॉलोड बाय डिक्लाइन इन बर्थ रेट, सेम ऐसा वहाँ पे हुआ था। करंट सिचुएशन क्या, डेवलप्ड कंट्रीज की सिमिलर पैटर्न्स टू वेस्टर्न यूरोप बट द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। सिमिलर पैटर्न है बट बर्थ रेट हाई है। और इंडिया से कंपेयर किया गया यहाँ पे कि मोर्टालिटी रेट कम हो चुकी है बट बर्थ रेट हाई है, बिकॉज चेंज से अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, ट्रांजिशन में हमें एक्सेप्ट करने पे इसको टाइम लगेगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसके स्टेजेस के बारे में। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बनाया, अगर आपको काम आएंगे तो आप इसको यूज कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन रिवाइज इट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज रेट्स और रेशियोज, दे इन्वॉल्व टू नंबर्स। डेमोग्राफिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप रेट में या रेशियो में ही कर सकते हो, जिसमें दो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, दो नंबर हमें चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक नंबर क्या होता है यहाँ पे, वन ऑफ दीज नंबर इज अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। द अदर नंबर प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इस स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जो पहला नंबर होता है वो आपका कैलकुलेटेड मेजर दिखा रहा है, जो आपने कैलकुलेट किया एक कंट्री या डिस्ट्रिक्ट का कुछ एक नंबर ऑफ पीपल, जिस भी कॉलम में आप कर रहे हो वो आप निकाल रहे हो, और उसमें उसको कैलकुलेट कर रहे हो विद अ नंबर जो कि आपने बेंचमार्क सेट कर दिया कि हाँ यही नंबर से हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में नहीं करते आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में हम 100 से करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पर थाउजेंड में कि 1000 आप इंटू 1000 कर दो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैलकुलेशन है वो थाउजेंड एंड हंड्रेड्स में ही होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया गया है, द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक साल आप बोल लो, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स, ठीक है। और हम लोग को थाउजेंड्स में निकालने हैं। मैंने कहा ना कि 100 या 1000 आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि हमें इतने में कन्वर्ट करके निकालना है। अब बर्थ रेट क्या होता है अंडरस्टैंड करना। सपोज कर 2024, आप 24 चलो भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, 23 की बात करते हैं। 2023 में जनवरी से फरवरी के बीच में जितने बर्थ हुए हैं, ठीक है, सपोज कर लो उसमें आपके 2000 बर्थ हुए, तो 2000 ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना है उस एरिया का, टोटल पॉपुलेशन आप समझ लो 2 लाख है, ठीक है। तो 2000 बाई 2 लाख इंटू 100,
ये इसका हमारा बर्थ रेट निकल जाएगा। मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख के रखा है, मैं दिखाती हूँ। ठीक है। ओके, इसमें इसके बाद के फॉर्मूला एडेड है, मैं आपको वर्बली, मैंने आपको बताया वर्बली लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है। पहले मैंने क्या बोला आपको, सपोज एग्जांपल है कि उस साल में कितने बर्थ हुए हैं, लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय जितना उस एरिया का पॉपुलेशन है, बिकॉज पहले भी तो लोग वहां रहते ही होंगे ना, सिर्फ बर्थ ही थोड़ी हुए हैं। ठीक है। जो लोग रहते टोटल से बच्चे बूढ़े सब इन्वॉल्व है, टोटल पॉपुलेशन को इनटू आप 1000 कर दो। ठीक है। सपोज आप कर लो 2000 बाई 2 लाख इंटू 1000, जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। मैंने कहा एक स्टैंडर्ड सेट है कि पर 1000 में हमें कैलकुलेट करना है। डेथ रेट भी सिमिलर है। ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन, ये भी सेम है। उस साल में जितने डेथ हुए हैं, ठीक है, उस डेथ के नंबर्स को डिवाइड कर दो वहां के टोटल पॉपुलेशन से, इंटू 1000 कर दो। These statistics depend on the reporting of birth and death by the families in which they occur. ये जो accuracy आप देख रहे हो ना बर्थ एंड डेथ की, ये परिवार पे डिपेंड करती है, क्योंकि परिवार ही रिपोर्ट करते हैं। किसी का बच्चा होता है तो हम सबको बताते हैं कि हमारे घर बच्चा हुआ है, डेथ होता है तो हम इन्फॉर्म करते हैं, पेपर पे छपवाते हैं। ठीक है। और हम मतलब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्थ एंड डेथ के बारे में इन्फॉर्म करना। ठीक है। वो और वो किस भी वे में करे वो उनके ऊपर है। ठीक है। ताकि वो रिकॉर्ड अच्छे से हो पाए। The rate of natural increase or the growth rate of population refers to the difference between the birth and death rate. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का एक और नाम है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू में कॉपी में लिख लेना। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर आप इसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कह सकते हो। ये क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली, अगर हम कहेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा ग्रोथ काउंट होगा। आप इमेजिन करो, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसी जगह पे 50,000 लोग रहते हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है। 2023 में पॉपुलेशन आपकी कैलकाटा की 50,000 है फॉर एग्जाम्पल। उसमें आपका 10,000 लोग का बर्थ हुआ। ठीक है। 10,000 लोग का आपका बर्थ हुआ और 12,000 का डेथ हुआ। आप डिफरेंस निकाल लो, 12,000 माइनस 10,000, 2,000 नेट। ठीक है। पहले ऑलरेडी 50 थे। ठीक है। तो ये जो 2,000 है यही उसमें ऐड होके पॉपुलेशन ग्रोथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये तो डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट इज रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर मैम आपसे पूछे कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कॉपी में लिख लो। ठीक है। जब ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, जब ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जो हमने आपको एग्जांपल दिया 50,000 वाला, आप इमेजिन करना उसी को, जब ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, देन वी से दैट द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड और हैज रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल, और हैज reached the replacement level, which is the rate of growth required for new generation to replace the older ones that are dying out. अगर ये जिस दिन, जैसे वो 50,000 का एग्जाम्पल लो, और सपोज कर लो 10,000 बर्थ और 10,000 डेथ रेट हुए, दोनों को हमने माइनस किया, जीरो आया, जीरो, 50 के 50 ही रह गए। ये वो स्टेज है जहां हम रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाते हैं। कैसे? आप मार्क कर लेना, पहले मार्क कर लो, व्हेन डिफरेंस इज जीरो इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट लेवल, कॉपी में लिख लो। क्योंकि अब क्या है, जो लोग मरे होंगे उनमें बहुत मैक्सिमम नंबर्स एजेड पीपल भी होंगे। ठीक है। और जो जिंदा है, जो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन सपोज 50,000 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो बर्थ, जो जो यंगस्टर्स है, अब क्या है, वो जो मर चुके हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उस नंबर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यंग वन से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस वजह से हमने स्पेस क्रिएट कर दिया यंग वंस के लिए, ताकि वो डेड वंस को रिप्लेस कर पाए। ठीक है। जब ये नंबर बहुत कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तब ये रिप्लेसमेंट की स्टेज आती है, कि हम यहाँ पे देखिए, आप लिखा होगा यहाँ पे, इट इज ग्रोइंग एट अ रेट दैट अलाउज न्यू जनरेशन टू रिप्लेस दोज हु डाई। ठीक है। जो मर गए हैं उसमें बहुत मैक्सिमम लोग एजेड होते हैं, मैक्सिमम नंबर एजेड पर्सन का निकलता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन उसमें जो यंगस्टर्स है, ठीक है, नाउ दे कैन रिप्लेस दोज ओल्ड पीपल। तो यहाँ पे क्या बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ये स्टेबलाइज होता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है। समटाइम्स सोसाइटीज कैन एक्सपीरियंस अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है ग्रोथ रेट, माइनस में भी जा सकता है, दैट इज देयर फर्टिलिटी लेवल्स आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है। कुछ समाज में जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, अगर फर्टिलिटी लेवल बहुत कम हो जाए, रिप्लेसमेंट लेवल जो हमें चाहिए नीडेड टू सस्टेन द पॉपुलेशन। फर्टिलिटी लेवल माने बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट बहुत कम हो गया है, फर्टिलिटी लेवल अगर बहुत कम हो गया है, तो हम रिप्लेस कैसे करेंगे? तो नेगेटिव में चलेगा ना, डेथ ही डेथ हो रहा है।
तो अगर नया जनरेशन ही नहीं आएगा तो नया जनरेशन इसको रिप्लेस कैसे करेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब फर्टिलिटी रेट बहुत नेगेटिव चला जाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगी, आएगा उसका ही मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली। देखिए फर्टिलिटी रेट ये कैसे निकालते हैं, विल अंडरस्टैंड दैट। पहले समझना, दिस इज ट्रू ऑफ मेनी कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड टुडे सच एज जापान, रशिया, इटली, ईस्टर्न यूरोप। अब बहुत सारे कंट्री में सिचुएशन आ गई है, लाइक जापान, रशिया, इटली एंड रीजन्स इन ईस्टर्न यूरोप आर एग्जांपल, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफी कम है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफी कम है, जिससे नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बर्थ ही नहीं होंगे नए, तो उससे क्या होगा, आपका यंगस्टर्स अगर आगे रिप्लेसमेंट, यंगस्टर्स चाहिए भी तो हमें रिप्लेस करने के लिए, आएंगे ही नहीं तो रिप्लेस कैसे करोगे, तो नेगेटिव में चला जा रहा है वो तो चीज, ठीक है। द फर्टिलिटी रेट, अब फर्टिलिटी रेट है क्या, समझना, संग संग पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाओ गाइस। द फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, इसका मतलब है कितने लाइफ बर्थ हुए हैं पर 1000 वुमेन, 1000 औरत के ऊपर कितने लाइफ बर्थ हुए इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, यूजुअली टेकन टू बी 15 to 49 ईयर्स, ठीक है। ये एक एज ग्रुप निकाला हुआ है, ये 15 से 49 ईयर्स एक बच्चे होने की हेल्दी एज है, ठीक है। और हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हम 1000 नंबर वुमेन पे ही कैलकुलेट करते हैं, थाउजेंड्स पे हम निकाल रहे हैं सारे आंसर्स को, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको फर्टिलिटी रेट निकालना है कॉपी में लिख लो, आप मैच करो टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ कितने हुए, वो 2023 में आप चेक करना कि कितने लाइफ बर्थ हुए, उसके बाद डिवाइड करो आप उसको टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग ग्रुप, ठीक है। इन द चाइल्ड बेयरिंग ग्रुप माने कितनी औरतें हैं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी हैं उस ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल 15 से 49 ईयर्स की ग्रुप में कितनी औरतें हैं, आप काउंट कर लो, चाहे 1 लाख 2 लाख जितने हैं, और जितने बर्थ हुए ऊपर लिख लो, जितने बर्थ हुए ऊपर लिखा आपने, फिर डिवाइड किया कितनी औरतें हैं जो एज बेयरिंग ग्रुप के अंदर फॉल करती हैं, 1 लाख 2 लाख वट एवर वो नंबर लिखा, इंटू 1000 किया, जो आपका नंबर आएगा वो आपका फर्टिलिटी रेट है। एक कॉपी में फॉर्मूला लिख लो, लाइफ बर्थ बाई नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज बेयरिंग ग्रुप इन 2000, ये हमारा फर्टिलिटी रेट हो जाता है। बट लाइक द अदर रेट्स डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेज, जैसे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दिस इज अ क्रूड रेट, जैसे कि हमने बाकी रेट्स ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, जैसे बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमने आपको ऊपर बताया, उसी तरीके से फर्टिलिटी रेट को भी क्रूड बोला। क्रूड माने क्या, कि एक अंदाजन रेट है, ये अंदाजा है, ये एक रफ रफ स्केच, यू कैन से रफ रेट है ये। क्यों बोलते हैं, इट इज अ रफ एवरेज फॉर एन इंटायर पॉपुलेशन एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप्स। क्यों ये रफ है बताती हूँ। इन्होंने कहा कि रफ इसीलिए बिकॉज ये एक एवरेज बता रहा है आपको पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है, विदाउट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशंस अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। हर एज ग्रुप औरत की अलग होती है, ठीक है। अब 15 से 25 हो गया, 25 से 39 हो गया, 39 से 49 हो गया, तो ये ग्रुप है ना एज ग्रुप, तो हर एज ग्रुप को बिना अब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो सकता है 20s वाले में बेसी बर्थ हो सकता है 30s वाले में बेसी बर्थ हो, ठीक है। तो ये बिना वेरिएशंस चेकआउट किए कि कि तीनों वेरिएशंस में कौन से में बच्चा बेसी हुआ है, हम लोग बस एक रफ स्केच बना लेते हैं कि रफली इतना हमारा फर्टिलिटी रेट है। तो ये भी एक रफ नंबर निकल रहा है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं। एग्जैक्ट नंबर के लिए हमें वेरिएशंस को चेक करना पड़ेगा, हर एज ग्रुप के वेरिएशंस को चेक करना पड़ेगा कि उस एज ग्रुप में कितने बच्चे हुए हैं, ठीक है। डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप्स कैन समटाइम्स वेरी सिग्निफिकेंट इन अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में वेरिएशंस होना बहुत जरूरी हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, जब आप डिफरेंट एज ग्रुप को सोचते हो, कंसिडर करते हो, जो कि आपका पूरा अफेक्ट कर सकता है इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रेट्स, जो पूरा आपका इंटरप्रिटेशन है वो अफेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ इस इंडिकेटर्स में कुछ चेंज होगा तो वो सब कुछ को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि दैट इज वाई डेमोग्राफर्स ऑल्सो कैलकुलेट एज स्पेसिफिक रेट्स, इसीलिए क्योंकि यहाँ का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेरिएशन इन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बहुत जरूरी है जब हम डिफरेंट एज ग्रुप्स करते हैं ये रेट निकालने में, क्योंकि क्रूड रेट पे आप सब कुछ डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जान जो डेमोग्राफर्स होते हैं, जो पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, वो एज स्पेसिफिक रेट निकालते हैं कि 15 से 26 साल या 25 साल में कितने बच्चे हुए, 26 से 39 में कितने हुए, 39 से 49 में कितने हुए, एक रेंज निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो फाइंड आउट करने का पॉपुलेशन इंडिकेटर के लिए, मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि कितना, मतलब बहुत एग्जैक्ट नंबर आप निकाल पाओगे तब, एक रफ स्केच के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है, अच्छा बाय द मैंने जब को एज स्पेसिफिक बर्थ रेट बताया वो कुछ ऐसा है, पहले देख लेते हैं फिर इन्फेंट वाले में भी आते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कुछ ऐसा होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एज का वेरिएशन बना दिया, 15 से 24 साल, 25 से 39, 40 से 49, ये हमारा फीमेल पॉपुलेशन का लिस्ट है, जैसे कि 20,000,
60,000, 40,000। नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए? 5,000। आप ये 250 में मत जाना, मैं बताऊंगी वो मैंने क्यों लिखा है। लाइव बर्थ कितने हुए? जो 15 से 24 साल की औरतें हैं, जो कि 20,000 औरतें हैं, उसमें लाइव बर्थ बच्चों को हुआ है उस साल 5,000। 60,000 में 12,000 बर्थ हुए, 40 में 4,000 बर्थ हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बर्थ है इसको हम कैसे निकालेंगे आपका? ये जो आप 5,000 देख रहे हो, इस नंबर ऑफ लाइव बर्थ को जो हम डिवाइड करते हैं 20,000 से, और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम आपका 1,000 से, तो एक नंबर निकल के आता है विच इज दिस। ये जो 250 है, ये हमारा इस एज स्पेसिफिक का हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा कि दिस इज द 250। ठीक है। अब अगर हमें सपोज कर लो आप टोटल निकालना है, अगर हमें टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना है, अब ये एज स्पेसिफिक बर्थ रेट ऐसे निकल गया कि आप इस 12,000 को इस 60,000 से मल्टीप्लाई करके इंटू 1,000 कर दोगे, इस 4,000 को आप 40,000 से डिवाइड करके 1,000 से इंटू कर दोगे, तो ये एज स्पेसिफिक निकाल लिया आपने। ऊपर में आपका फर्टिलिटी रेट था, ये एज स्पेसिफिक बर्थ रेट था। अब टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकालोगे? ये जो 250, 200 और 100 हमारा आंसर निकला है निकालने के बाद हर एक का, इसको आप टोटल कर लो। टोटल हो जाएंगे आपके 550, ठीक है। 550 हुए। अब आप इधर आओ, इस एज के बीच का गैप देखो कितना है। 15 से 24 में जितना है वहां पे लिख दो। 25 से 39 के बीच में कितना नंबर का गैप है यहाँ लिख दो। 40 से 49 के बीच में कितना गैप है यहाँ लिख दो। जब आप टोटल करोगे ना तीनों के गैप्स को, तो वो निकलेगा आपका 35। यहाँ के टोटल को जो कि 550 है, और यहाँ के जो हमने गैप्स को, क्योंकि पूरा हमें एज ग्रुप को कवर करना है, बीच का जो नंबर है उसको कि कितने ईयर, मतलब कितना बीच का ईयर प्रोडक्टिव होता है, 35 ईयर्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है कि ये 35 ईयर्स अकाउंटेबल है, ये प्रोडक्टिव ईयर है। तो ये 35 से हमें 550 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड उसे हम डिवाइड कर देंगे बाय 1,000। दिस इज हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा निकल जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। आपने चेक करना, हम पढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1,000 लाइव बर्थ, ठीक है। अब कहने का मतलब है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में आ जाओ आप। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कुछ ये रहा, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपका दिखाता है कि कितने बच्चों की डेथ हुई है जो 1 साल के भी नहीं हो पाए। 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने में, 11वें महीने में, 10 महीने में पैदा होते हैं, 8वें 9वें महीने में मर गए, ठीक है। जो अंडर 1 ईयर है, पूरा उन्होंने 1 साल कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप डिवाइड करो लाइफ बर्थ से, क्योंकि देखो बहुत बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल में, सारे बच्चे थोड़ी मरते हैं, उसमें से एक परसेंटेज मरता है। सपोज कर लो 20,000 बच्चे पैदा हुए, 20,000 में 5,000 मर गए, 1 साल की भी उनकी उम्र कंप्लीट नहीं हुई। तो अब क्या करोगे यहाँ पे? 5,000 जो डेथ हुए, 5,000 बाई कितना बर्थ हुआ था आपका? 20,000। 5,000 बाई 20,000 इंटू 1,000 कर दोगे आप। ये इसका फॉर्मूला है। ये आपका इन्फेंट रेट का, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का फॉर्मूला है। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लो कॉपी में अच्छे से। ये आपका इन्फेंट रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। कि जितने डेथ हुए हैं इन्फेंट के, जो कि 1 साल के नहीं कंप्लीट कर पाए, उसके बाद जितने लाइव बर्थ हुए हैं उससे इंटू 1,000 कर लो आप, ठीक है। लाइकवाइज सिमिलरली आप मेटरनल मोर्टालिटी रेट भी ऐसे निकालते हो, इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ऐसे निकलता है। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका? जो नंबर ऑफ मेटरनल डेथ्स है, मतलब बहुत सारी औरतें डिलीवर करती हैं, ऑफ कोर्स सब कोई हेल्दी रहती है, उसमें से कुछ परसेंटेज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मर जाते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मेटरनल डेथ हुए डिलीवरी के टाइम, कितने औरतों का डेथ हुआ, इसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ से, कितना बर्थ हुए हैं सक्सेसफुली, इनटू आप कर दोगे इसको 1 लाख से। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आपका क्या निकल जाएगा? इससे आपका MMR निकल जाएगा। मार्क कर लेना यहाँ पे। मोटा दिस मेटरनल मोर्टालिटी रेट इनफैंट हमने कर लिया, ठीक है। इनफैंट में जो बच्चे 1 साल के भी नहीं होते हैं और मर जाते हैं, उनका डिवाइड बाय टोटल बर्थ इंटू 1,000 था। और मेटरनल में हमें क्या करना था यहाँ पे? इट वॉज जो मेटरनल डेथ हुई है बाय लाइफ बर्थ कितने हुए इंटू 1 लाख कर देना, हमारा मेटरनल रेट निकल जाएगा। इसको अच्छे से मार्क कर लो कॉपी में। High rate of infant and maternal mortality are an unambiguous indicator of backwardness and poverty. अगर infant and mortality rate ज्यादा है, ज्यादा लोग अगर मर रहे हैं, माँ भी ज्यादा मर रही है, बच्चा ज्यादा मर रहा है, इसका मतलब है कि हम बहुत बैकवर्डनेस में रह रहे हैं, बहुत गरीबी में रह रहे हैं। अगर माँ डिलीवर करते हुए मर रही है तो मतलब हमारा हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बहुत अगर नंबर ज्यादा है। बच्चे मर रहे हैं तो मतलब हमारा फैसिलिटी अच्छा नहीं है हेल्थ का, हम बैकवर्ड समाज में रहते हैं, ठीक है। Development is accompanied by sharp falls in these rates as medical facilities and levels of education, awareness and prosperity increase. तो इन सब क्षेत्रों में जब फॉल आएगा, जब हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा, मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम होगा,
तब हम कह सकते हैं। और ये कब कम होता है, ये कब हम कंपनी कर सकते हैं, जब हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी, पढ़ाई लिखाई से अवेयरनेस बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इंप्रूवमेंट कब देख सकते हैं यहाँ पे, जब मेडिकल केयर अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, पैसे अगर होंगे तो ऑफकोर्स हम फैसिलिटी देंगे अपने घर की औरतों को या सबको, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सब रेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट हम तभी अगर समाज के बाकी फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट होगा तभी इसके रेट्स में लाइक हम फॉल देख पाएंगे, ठीक है। शार्प फॉल्स हम नोटिस कर पाएंगे अगर इन साइड लेवल्स में हम इम्प्रोवाइज करेंगे तो। वन कॉन्सेप्ट विच इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉन्सेप्ट जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इज दैट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। मतलब कहने का मतलब कि एक इंसान की कितनी एवरेज उम्र हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान 60 साल तक जिएगा, 70 का इसकी एवरेज उम्र होती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वही होती है। This refers to the estimated number of years that an average person is expected to survive. I've told you, एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी उम्र इतनी निकलेगी। It is calculated on the basis of data on age specific death rates in a given area over a period of time. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के डेमोग्राफर्स आपका डेटा यूज करते हैं डेथ रेट्स पे, जो हमने ऊपर डेथ रेट सीखा था फॉर एज ग्रुप्स। एज ग्रुप के हिसाब से वो मैंने कहा ना स्पेसिफिक निकालने के लिए, वरना क्रूड निकलेगा, क्रूड माने रफ निकलेगा। आपको एज स्पेसिफिक निकालना है तो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एज वाइज चेक करना पड़ेगा कि इस एज में कितने हुए, इस एज में कितने हुए, लाइक दैट, ठीक है। वो भी नीचे होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने कैसे एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव based on current mortality rates. It is calculated using life tables which consider the age specific mortality rates of a population, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको। कहाँ गया, हाँ। द सेक्स रेशियो रेफर्स, या पहले फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लो कि ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन, क्या फ्रीक्वेंसी है डेथ की एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये टिपिकली आप एक्सप्रेस करते हो एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर, अगर 1000 हमारा मीडियम है। अगर आपको मोर्टालिटी रेट निकालना, कैसे निकालोगे, उस साल में कितने डेथ हुए बाई टोटल पॉपुलेशन निकाला आपने, ठीक है, इनटू 1000 कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अगर अब देखना इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या रिश्ता है, आप देखना। जो हमारे हाई मोर्टालिटी रेट्स है, अगर हमारे हाई रेट, अगर रेट बहुत ज्यादा हाई निकल जाता है, ठीक है, कि डेथ रेट काफी हाई है, मोर्टालिटी रेट काफी हाई है, तो मतलब एक्सपेक्टेंसी जो है लोअर लाइफ निकलेगी, मतलब मोर इंडिविजुअल्स डाई इन पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन डाई एट यंगर एजेस। अगर मोर्टालिटी रेट कम है स्पेशली यंगर एज में, तो इसका मतलब है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर ये फॉर्मूला निकालने का, आप एज स्पेसिफिक कर लो, जैसे मैंने ऊपर चार्ट नहीं बनाया था एज वाइज करके, आप एज स्पेसिफिक कर लो, आप चेक कर लो किसमें आपका हाई है किसमें लो है। अगर यंगस्टर्स में हाई है, अगर ये रेट्स हाई है तो लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझो कि भाई बहुत कम एक्सपेक्टेंसी। और अगर यंगस्टर्स में कम है तो मतलब उस पर्टिकुलर एज में सपोज 15 से 25 साल बहुत लो आपका मोर्टालिटी रेट निकलता है, तो इसका मतलब क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है यंगस्टर्स की, कि इतना एज तो बच्चा इतना एज तो रहेगा, मैक्सिमम बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका ये रिश्ता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर्टालिटी रेट्स का। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सेक्स रेशियो पे, ठीक है। द सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, कितनी औरतें हैं हर 1000 मर्द पे, 1000 मर्द पे कितनी औरतें हैं, वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स दैन मेल्स इन मोस्ट कंट्री। हिस्टोरिकली ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है कि फीमेल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स मोस्ट कंट्री में, कहने का मतलब मैक्सिमम कंट्री में। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, ये इस फैक्ट के बावजूद कि स्लाइटली मोर मेल बेबीज आर born than female ones, nature seems to produce roughly 943 to 952 female babies for every 1000 males। although जिसमें मेल्स ज्यादा बर्थ लेते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, एक रफ एवरेज निकाला हुआ है कि 943 से 952 फीमेल है पर 1000 लड़कों पे, कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सेक्स रेशियो है, लेकिन फिर भी सेक्स रेशियो जो है फीमेल को फेवर करता है, जो रेशियो है वो फीमेल का ज्यादा है। ये क्यों है ऐसा, लेट्स स्टडी। If despite this fact the sex ratio is somewhat in favor of females, this seems to be due to two reasons। आप समझो ना, मेल का बर्थ ज्यादा है फीमेल का बर्थ कम है, पर सेक्स रेशियो में फीमेल को सपोर्ट किया जाए कि फीमेल्स बेसी सर्वाइव कर जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, ठीक है। फीमेल्स को हमें प्रेफरेंस कैसे मिल रहा है, हो सकता है वो मेल से ज्यादा डिजीज वगैरह बेयर कर सकती है,
उनकी इम्यूनिटी बेसिस स्ट्रॉन्ग है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज इन इन्फेंसी। आई टोल्ड यू, सहन शक्ति, रेजिस्टेंस, ठीक है, उनकी उनके अंदर बेटर रेजिस्टेंस होता है बीमारियों से अपने बचपन में डील करने में, एज कम्पेयर टू मेल बेबीज, जो मेल में नहीं होता है। उनके अंदर औरतों में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, वुमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव मेन इन मोस्ट सोसाइटी। एक और रीजन है, आप नोटिस करना, हमारे समाज में भी औरतें जो है मर्दों को, मतलब दे ऑफन लिव लॉन्गर देन मेल, लंबा जीती हैं वो एज कम्पेयर टू लड़कों से, सो दैट देर आर मोर एल्डर वुमेन देन मेन। तो इसलिए आप देखो कि अ, औरतें, आपको एजेड औरतें मिल जाएंगी समाज में, एजेड मर्द उतने नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू एजेड वुमेन। ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि औरतें सर्वाइव ज्यादा कर लेती है, एंड इवन दो उनका जो बर्थ रेट है फीमेल का कम है एज कम्पेयर टू मेल, स्टिल वुमेन सर्वाइव कर ले रही है। इसीलिए यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल को प्रेफर कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में उनका रेट हाई है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स लीड्स टू अ सेक्स रेशियो ऑफ रफली, ये जो दोनों फैक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स आपका इस तरीके से रेशियो को चेंज करता है कि 1050 फीमेल्स हो जाती है 1000 मेल पे इन मोस्ट कंटेक्स्ट। मैक्सिमम कंटेक्स्ट में अगर हम चेक करें तो 1050 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, विच इज अ वेरी ग्रेट नंबर। However, it has been found that sex ratio has been declining in some country like China, South Korea and especially India. पर हम देख रहे हैं कि सेक्स जो रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है काफी सारे कंट्री में। सेक्स रेशियो डिक्लाइन करने का मतलब है आपका औरतों का जो बर्थ है वो कम होना, ठीक है। इन सर्टेन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, साउथ कोरिया एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे सेक्स रेशियो तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे दिखाओ देखो। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस फेनोमेनन हैज बीन लिंक्ड, ऐसा क्यों? औरतों की बर्थ कम एंड मर्दों के बर्थ अगर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल सेक्स रेशियो हाई क्यों है? औरतें और 1050 हमारी फीमेल है पर 1000 मेल पे, फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर ये डिक्लाइन कर रहा है बहुत जगह पे तो सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब फीमेल की बर्थ को कम किया जा रहा है। क्यों? बहुत सारे सोशल नॉर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रियार्की, वन ऑफ द दैट, कि लड़कों को बेसी प्रेफर करते हैं, घर का चिराग लड़का, ठीक है। समाज जो है जो वैल्यू करता है मेल्स को मच मोर देन फीमेल, जो फीमेल से बेसी मेल को वैल्यू करता है, जिससे सन प्रेफरेंस समाज बन जाता है, एंड द रिलेटिव नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज। हमें तो पता ही हमारी हिस्ट्री क्या रही है, फीमेल्स को वूम में आते मार देना, ये सब चीजें बहुत रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स में मेल को प्रेफरेंस मिलती है, मेल चाइल्ड को, तो इस वजह से काफी सारी जगहों पे सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहे हैं, औरतों का बर्थ रेट, औरतों का मतलब फीमेल्स का बर्थ कम हो रहा है। The declining sex ratio in these countries is associated with social norms that favor males. ये जो declining sex ratio है इस सब कंट्री में, इसका कनेक्शन किससे है? बहुत सारे सोशल नॉर्म से कनेक्शन है इसका, जो मेल को प्रेफर करती हैं फीमेल्स में से, ठीक है, जिससे मैं हमने कहा एंड डॉटर्स को निग्लेक्ट करते हैं वो लोग। द एज स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू द, जो एज स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे बता रहे जो एज का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग अलग अलग ग्रुप्स में एज कम्पेयर टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हमने की ना ऊपर, उस पर डिपेंडेंट है पूरा। नेक्स्ट, कहाँ गया बोला? हाँ, द एज स्ट्रक्चर चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन है एक पॉपुलेशन में वो शिफ्ट होता है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एंड अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमने रेट ऊपर देखा था, फॉलो किया था, उस पे चेंज होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन शिफ्ट होगा। इकोनॉमिकली आप डेवलप करोगे, सोच अच्छी होगी, तो औरतों का बर्थ को अब देखो ना, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आई थिंक मोस्टली फैमिलीज को फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो लड़की हो, इट्स इक्वल, ठीक है। तो विद टाइम इस चीज में डिफरेंस आता है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट है वो भी ज्यादा बेटर नहीं होगी, तब जाके ये सब चीजों में, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है कहने का मतलब है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स कॉपी मार्क कर लेना अच्छे से। इनिशियली पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, पहले इतना कुछ फैसिलिटी नहीं था, बीमारियां बहुत थी, बहुत सारे फैक्टर से लाइफ स्पैन काफी कम हो जाती थी। मोर ओवर, हाई इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टालिटी रेट्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एज स्ट्रक्चर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर इन्फेंट और मेटरनल मोर्टालिटी रेट ज्यादा है वो भी एज स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि मौत ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर को, क्योंकि इससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यंग एज ग्रुप में मर जाते हैं। अगर आप समझो ना, नवजात शिशु बेसी मर रहा है तो यूथ मर रहा है। अगर औरतें डिलीवर करते वक्त मर रही हैं तो यंगस्टर्स, यंग औरतें मर रही हैं, ठीक है, क्योंकि यंग औरतें ही मैक्सिमम केसेस में डिलीवर कर रही है बेबीज को। तो अगर यूथ मर रहा है तो हमारा जो यंग एज ग्रुप है वो डिक्लाइन कर रहा है हमारे एज स्ट्रक्चर में। तो बहुत सारे फैक्टर्स है एज स्ट्रक्चर का डिक्लाइन होने का।
और आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, फैसिलिटी इंप्रूव करके, मतलब एजुकेशन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स उसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करके, सब चीजें सारे फैक्टर्स है उसमें। विथ डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलपमेंट होके, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करके, ठीक है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी हम बढ़ा सकते हैं। आप समझो ना, बहुत पहले के जमाने में जैसे आपका एड्स हो गया, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, इलाज नहीं था बिल्कुल भी, टीबी बहुत बड़ी बीमारी कहते थे, पर आज के जमाने में टीबी किसी को होता है, बहुत अच्छे से इसकी क्या बोलते हैं, लाइक मेडिकेशन से गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, कोई चार्ज नहीं लेते, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, पूरा मतलब पूरा क्योरेबल डिजीज हो गया ये। पर पहले नहीं था तो लोग मर जाते थे। तो अगर आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, डेवलपमेंट होगा, इन सब चीजों से क्या होगी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाएगी, कि आपकी जो जीने की एक्सपेक्टेंसी है वो 30-40 से हट के 60-70 पे हो जाएगी। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। दिस चेंजेस द एज स्ट्रक्चर, इससे एज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा पूरा। Relatively smaller proportions of the populations are found in the younger age groups and larger proportions in the older age groups. Usually क्या होता है, वो कह रहे हैं कि यंग एज ग्रुप में हमें नंबर कम मिलता है और ओल्डर एज ग्रुप में नंबर ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, इससे क्या होगा, एज का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। इसमें क्या होगा, फ्यूअर पीपल होंगे यंगर एज ग्रुप में एंड मोर होंगे इन ओल्डर एज ग्रुप्स, जो डेवलपिंग का कंडीशन यही है। इसे हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। इस शिफ्ट को हम कहेंगे एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। द शिफ्ट टुवर्ड्स अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन एजिंग। अगर यूथ कम है और एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से जो बर्थ, जो लोग काफी जी रहे हैं तो वो ओल्ड ज्यादा हो रहे हैं और यंगस्टर्स कम है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये एजिंग ऑफ पॉपुलेशन माने कि हमारे पॉपुलेशन में मैक्सिमम जब एज स्ट्रक्चर निकालेंगे तो देखेंगे कि उम्रदार लोग या 50+ लोग ज्यादा है और यूथ कम है, ठीक है। तो इसे कहेंगे पॉपुलेशन एजिंग। एग्जाम में मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आएगा, पॉपुलेशन एजिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये रहा देखो, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब आप पढ़े लिखे हो जाते हो तो बर्थ रेट कम हो जाती है। एजिंग कैसे होती है, आप पढ़ लिख लिया आपने तो ऑफकोर्स आप बच्चे वैसे कम होंगे, ठीक है। हेल्थ हमने ऊपर पढ़ा था ना आपको, मैं हमने डिस्कस डेवलपिंग वाला पार्ट, वही सेम बात है। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन हमारे डेवलपिंग वाले स्टेज में होती है। हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ के कंडीशन इंप्रूव हो रहे हैं, फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, डेथ रेट कम हो जा रहे हैं। डेथ रेट कम होने से क्या हो रहा है, आपका जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज्यादा जी रहे हैं, जो जिस बीमारी से वो मर जाते हैं वो अब जी रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जब कम हो रहे हैं तो यूथ का नंबर कम हो जा रहा है, और इससे ये स्टेज को हम कहेंगे पॉपुलेशन एजिंग का स्टेज में आना, जहाँ पे यूथ कम है, ओल्ड पीपल ज्यादा है, ठीक है। ये एक पूरा एक ट्रांजिशन का हिस्सा ही है, ये जरूरी भी है, ये ट्रांजिशन में एक बार होता भी है, ठीक है। चलो, इसे हम कहेंगे एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। आप समझ लो हमारा जो डेवलपिंग एज पार्ट था वही एजिंग में आ गया। द डिपेंडेंसी रेशियो इज अ मेजर। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। डिपेंडेंसी रेशियो इज अ मेजर, देखो, दैट कंपेयर द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ डिपेंडेंट्स with the proportion that is the working age group generally defined as 15 to 64 years। इस ईयर को एज ग्रुप को वर्किंग में मानते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है, कंपेयर करते हैं इसमें, जो लोग डिपेंडेंट्स है, जैसे एक घर में क्या होता है, पहले के जमाने में, आज भी बहुत घरों में ऐसे होता है, लड़का कमाता है, उस लड़के के ऊपर बहुत कोई डिपेंडेंट है, उसकी बहन, मतलब एक नॉर्मल फैमिली की मैं बात बता रही हूँ, सॉरी कुछ साल पहले तक बैकवर्ड थे, उसकी माँ बाप की उस जिम्मेदारी, उसकी बीवी उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब नॉन वर्किंग पीपल जो एक लड़के पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं जो लोग डिपेंडेंट है किसी पे, उन पे जो वर्किंग है, और वर्किंग एज ग्रुप यहाँ पे हाईलाइट हुआ है 15 से लेके 64 तक, इसको हम वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं, टिपिकल वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन द 15 to 64 एज ग्रुप। अगर आपको डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है, आप डिवाइड कर दो द नंबर ऑफ पीपल जो अंडर 15 है या 64 से ऊपर है, 15 से कम और 64 से ऊपर, डिवाइड वो लोग को निकालो और उनको आप डिवाइड कर दो उन लोगों से जो 15 से 64 के बीच में लाई करते हैं, तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो। डिपेंडेंट्स हम किसको मानेंगे, आज 14 साल का बच्चा को हम बोलेंगे ना जनरली कि ये बच्चा डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हम मानते हैं कि 15 साल से नीचे के बच्चे डिपेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। और 65 से ऊपर के जो बड़े बुजुर्ग है वो डिपेंडेंट है अपने घर वालों पे, एक एवरेज है ये। तो 15 से नीचे जो बच्चे हैं उनका नंबर को आप ऐड कर दो 65 से ऊपर वाले के नंबर से, ये निकल गया डिपेंडेंट्स का नंबर, एक रफ डिपेंडेंट का नंबर। इसको आप डिवाइड कर दो 15 से लेके 64 के बीच में जो लोग है, जो वर्किंग क्लास है जिसपे लोग डिपेंडेंट है, इसको आप डिवाइड कर दो इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, आपका निकल जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो,
ठीक है, आपका पूरा निकल जाएगा। और ये आप एक्सप्रेस करते हो यूजुअली एज अ परसेंटेज, आप इसको एक्सप्रेस करते हो यूजुअली इन परसेंटेज। ठीक है, अ राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, जब डिपेंडेंसी रेशियो राइज करता है, इज अ कॉज फॉर वरी, टेंशन की बात है इन कंट्रीज, उस कंट्री में दैट आर फेसिंग एन एजिंग पॉपुलेशन। अगर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत टेंशन की बात है जो एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं, जहाँ बड़े बुजुर्ग बेसी है और यंगस्टर्स कम है। सिंस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ रिलेटिवली स्मॉलर proportion ऑफ वर्किंग एज ग्रुप पीपल टू कैरी द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर रिलेटिवली लार्जर proportion ऑफ डिपेंडेंट्स। आप समझो ना, एग्जाम्पल, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। 10 जन का परिवार है और उसका पूरा बोझा जो है 2 लोगों के ऊपर है। ठीक है, एग्जाम्पल, पूरा खर्चा, दवाई पानी स्कूल XYZ 2 लोगों के ऊपर, 10 लोगों का पूरा भार हमने डाल दिया। तो रिलेटिवली वो इंसान सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग डेवलपिंग पार्ट में आते हैं, जहाँ पे एजिंग ऑफ पॉपुलेशन वाला अगर स्टेज आता है, तो एजिंग वाले में तो बड़े बुजुर्ग बेसी है, यंगस्टर्स कम है, तो डिपेंडेंसी, लोग डिपेंडेंट बेसी है डिपेंडेंट क्लास पे। इससे क्या होगा, इससे बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने कम लोगों पे आप इतना बर्डन डाल दे रहे हो, मतलब 10 लोगों पे आप 100 लोग का बर्डन डाल दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स पे भी स्ट्रेन प्रेशर पुट करेगा। ठीक है, इससे आप काम अच्छा नहीं कर पाओगे, इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो इकोनॉमिक रिसोर्स पे भी काफी तरीके से स्ट्रेन पुट होता है। ऑन द अदर हैंड, अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो, ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंसी रेशियो फॉल कर रही है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू द लार्जर प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है, ये इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, बिकॉज क्या होगा, लोग ज्यादा काम करने वाले। आप सोचो ना, अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम निकल रहा है तो लोग कम डिपेंडेंट है ना, मतलब, तो अगर लोग डिपेंडेंट कम है मतलब मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो, समाज में आप काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारी प्रोस्पेरिटी होगी। आप सोचो, तो डिपेंडेंसी रेट अगर कम है तो अच्छा है। दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और बेनिफिट, ये बेनिफिट है, ये अच्छा है, फ्लोइंग फ्रॉम द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये आपका एज स्ट्रक्चर के रेफरेंस में जो ये चेंज आता है, ये अच्छा चीज है। समटाइम्स, समटाइम्स ये वर्ड बहुत अच्छा है गाइस, ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं है, समटाइम्स बेनिफिशियल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क पुट किया इन्होंने, समटाइम्स बेनिफिशियल, इट्स अ वेरी बिग थिंग। समटाइम्स बेनिफिशियल है, हमेशा बेनिफिशियल नहीं है। However, this benefit is temporary. जो भी बोलो, ये बेनिफिट टेम्पररी है, बिकॉज द लार्जर पूल ऑफ वर्किंग एज पीपल विल इवेंचुअली टर्न इनटू नॉन वर्किंग ओल्ड पीपल। ठीक है, इसमें क्या बोल रही है, क्योंकि ये क्यों टेम्पररी अच्छा है, बिकॉज ये टेम्पररी बेनिफिट है, क्योंकि एक्चुअली जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो काम कर रहे हैं, उनकी उम्र होगी, वो एज करेंगे और वो खुद भी डिपेंडेंट बन ही जाएंगे। ठीक है, वो आज काम करें, उनका रिटायरमेंट 5 साल में हो जाएगा, 6 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, तो ये टेम्पररी एक फेज आता है जिसमें ये अच्छा बात है। बट वो भी तो रिटायर होंगे ना। ठीक है, एंड वो भी फिर डिपेंडेंट्स बन जाएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है, इसीलिए इसको आपका समटाइम्स वर्ड का इस्तेमाल किया कि समटाइम्स ये अच्छा है, ये हमेशा अच्छा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बिकॉज जो लोग आज काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, वो रिटायर भी तो होंगे, वो भी तो डिपेंडेंट होंगे, तो वो कुछ सालों में होने ही वाला है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये बड़ी पूरे चार्ट को थॉरली देख लो। हमने ऊपर क्या समझा, बर्थ रेट का बात समझा। ठीक है, कि लाइव बर्थ से आप डिवाइड कर दो उस एरिया के पॉपुलेशन को। ठीक है, और इनटू आप कर दो 1000, तो आपका निकल जाएगा बर्थ रेट, ये स्टैंडर्ड कंपैरिजन है। डेथ रेट भी सेम है, आप डेथ रेट को डिवाइड कर दो वहां के पॉपुलेशन से, इनटू कर दो आप 1000 से, निकल गया फॉर्मूला, ये हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हम कहाँ देखते हैं, कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ और डेथ रेट, जो नंबर निकलता है उससे हम इंक्रीज और डिक्रीज जज करते हैं, उससे पॉपुलेशन का ग्रोथ समझ में आता है। जब जीरो हो जाएगा ये डिफरेंस, जीरो होने से हम समझेंगे कि हाँ अब स्टेबल हुआ है पॉपुलेशन। अब रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिप्लेसमेंट कैसे, जो मरे हैं, जो जो लोग ऑलरेडी यंगस्टर्स है, वो यंगस्टर्स बड़े बुजुर्गों को जो मर चुके हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ये स्टेबलाइजेशन हो गया हमारा। ठीक है, नेगेटिव अगर चला गया हमारा, ये जीरो हुआ तो अच्छा बात है, ये देखो शॉर्ट में याद रखो, इससे ग्रोथ इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस से ग्रोथ दिखाता है। अगर जीरो हो गया या कम हो गया तो आपका स्टेबलाइज हो गया, नेगेटिव चला गया मतलब फर्टिलिटी रेट काफी कम है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट अब क्या होती है ये पढ़ते हैं। फर्टिलिटी रेट माने लाइव बर्थ हुआ है, लाइव बर्थ कितने हुए पर 1000 पे इतनी वुमेन के। ठीक है, और ये क्रूड रेट है, हमने डिस्कस करते हैं, रफ रेट है, बिकॉज एक्चुअल फिगर आपको एज वाइज आपको मिलेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। ये रहा, लाइव बर्थ बाय नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप इनटू 1000 आप कर लो, निकल गया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, पहले बात तो फर्टिलिटी रेट ये था, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट ऐसे निकलता है आपका, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद आपको टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या करना है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ को टोटल करना है, एज ग्रुप के गैप्स को आपको टोटल करना है, मतलब 15 से 49 में कितना वो है उसको कैलकुलेट करना है,
दोनों को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना 1000 से, ठीक है। ये क्रूड रेट है, एज स्पेसिफिक नहीं, तो एज स्पेसिफिक वैसे निकालते हैं। इनफैंट मोर्टालिटी रेट क्या है, अभी हमने देखा, जो बच्चों की 1 साल की भी उम्र नहीं हुई है, 1 साल से पहले मर जाते हैं, बाय लाइफ बर्थ इंटू 1000 कर देना हमने। मेटरनल मोर्टालिटी मोर्टालिटी रेट कितनी है, जितनी औरतों की डेथ हुई है, ठीक है, बाय लाइफ बर्थ इनटू, मतलब डिलीवर करते हुए जिनकी डेथ हुई है, बाय लाइफ बर्थ इनटू 1 लाख कर लो तो आपका ही निकल जाएगा, ठीक है। हाई रेट का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हेल्थ सब कुछ खराब है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीजेस विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी। कम कैसे हो सकता है, जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उससे आप इसको डिक्रीज किया जा सकता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक इंसान की कितनी एक्सपेक्टेड एज हो सकती है कि वो यहाँ तक जी सकता है, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज स्पेसिफिक होकर कैलकुलेट करते हैं। इससे ओवरऑल हेल्थ भी समझ में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी समझ में आती है हमें, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पूरा हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था आपका यहाँ पे, ठीक है। आप देख लो, ये हमारा इन्फेंट डेथ का था, ये हमारा मोर्टालिटी रेट का था। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर्टालिटी रेट पे डिपेंड करती है। अगर ये हाई मोर्टालिटी रेट है एज किसी ग्रुप में, तो ऑफ कोर्स यंगस्टर्स में अगर ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर लोअर एक्सपेक्टेंसी लाइफ की, अगर लो रेट्स है तो हाई है। आप उल्टा समझना, अगर लो मोर्टालिटी रेट है तो हाई एक्सपेक्टेंसी है, अगर हाई मोर्टालिटी रेट है तो लो एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। सेक्स रेशियो पे आज हमने अभी पढ़ा कि 1000 मर्दों पे कितनी औरतें हैं, वो बताया गया है, ओवरऑल 1050 है। पर अगर हमारा सेक्स रेशियो नेगेटिव जा रहा है, मतलब औरतें कम हो रही है और मर्द ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एज स्ट्रक्चर दिखाया गया, एज स्ट्रक्चर माने क्या, प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन, चेंजेस विद डेवलपमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंस। हर एक एज ग्रुप का प्रपोर्शन ऑफ पर्सन, जो एज ग्रुप में कि इतने एज ग्रुप में कितने लोग हैं, उस हिसाब से बोला गया है। ये चेंज होता है एज पर एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और डेवलपमेंट के साथ ही चेंज होता है। एजिंग पॉपुलेशन क्या होता है, जहाँ बर्थ रेट कम हो जाए, जहाँ बर्थ रेट आपका जो बर्थ रेट है, सॉरी, वो कम नहीं हुआ है, और जो डेथ रेट है वो ड्रास्टिकली आपका कम हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका यंग यंग पीपल काफी कम है, और जो ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज ग्रुप से वो काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था अभी एज स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में। एजिंग पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, मैंने अच्छे से कराया आपको। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग किसी डिपेंडेंट है किसी पे, और जो नॉन वर्कर्स है, जो वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, आप निकालो जो लोग डिपेंडेंट है, डिवाइड करो उन लोगों से जो इंडिपेंडेंट है, जो काम कर रहे हैं, इंटू आप कर दो उसको 1000 से, ये रहा इसका फॉर्मूला। 1000 नहीं, सॉरी, सॉरी, 100 से कर दो आप इसको डिवाइड, ठीक है। ये हमारा पूरा चार्ट हुआ, एंड ये रहा हमारा पूरा शॉर्ट फॉर्म, आप देख लो। ये पूरा टॉपिक हमने पूरा इन डेप्थ कवर किया है, एकदम अच्छे से, आप देख लो। इसको अगर आपने ढंग से सुना होगा, चार्ट्स फॉलो किया होगा, आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 स्टेज आप याद रखना, कौन सा 3 स्टेज होता है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। नेगेटिव सेक्स रेशियो अगर डाउन जा रहा है, मतलब औरतों का बर्थ कम हो रहा है। औरतें कम होने के बावजूद भी मर्दों से बेसी क्यों रहे, बिकॉज नो, 2 फैक्टर्स है वहाँ पे, मैंने वो फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे, वो भी रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा और भी पार्ट्स में लाऊंगी, बिकॉज चैप्टर काफी बड़ा है, इसको अच्छे से देख लो, एंड देन हम लोग अगले वीडियो में जाते हैं। चलो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।